कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 2, परमाणु की संरचना। इसमें हम 4 अंक के प्रश्नों को आज समझते हैं। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कौन सी कमियां थीं? तो उसको देख लेते हैं। तो पहला यही है कि विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करेगा तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे विकिरणों के रूप में मुक्त होगी और इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार मार्ग में गति करते हुए नाभिक में समाहित हो जाएगा। इस प्रकार परमाणु अस्थायी होगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए ये नाभिक है और यहाँ इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को निकालता है। तो जब निकालता है तो इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। तो इस तरह से ये घूमते घूमते इस मार्ग को बोलेंगे सर्पिलाकार मार्ग, और ये जा करके नाभिक में ही गिर जाएगा, माने नाभिक में ही समाहित हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी कक्षा समाप्त हो गई। तो एक कमी ये थी, पर ऐसा होता नहीं है। दूसरा है, इस मॉडल के अनुसार परमाणुवीय स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि प्रयोगों द्वारा स्पष्ट है कि रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और तीसरा है, इस मॉडल के आधार पर विभिन्न कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नहीं दर्शाया जा सकता। अब अगला देखते हैं, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखिए। तो इसको समझते हैं। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत किसी परमाणु या अणु द्वारा विकिरित ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत न हो करके निश्चित ऊर्जा बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ऊर्जा का अवशोषण होगा या उत्सर्जन होता है, वो लगातार न होकर के रुक रुक कर होता है, इकट्ठा बंडलों के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर ये ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, फिर ये कोई इसे अवशोषण कर लिया। तो इस तरह से जब ऊर्जा निकलेगी तो पहले वो इकट्ठा होगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर इकट्ठा होगी, फिर आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में ऊर्जा बढ़ती है। ये मैक्स प्लांक ने कहा था। प्रत्येक क्वांटम से संबंध ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो यहाँ समझ सकते हैं कि जो क्वांटम की ऊर्जा होती है या फोटॉन की ऊर्जा होती है, वो आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। जितनी आवृत्ति अधिक होगी उसकी ऊर्जा भी उतनी अधिक होती है। अगला, कोई भी अणु या परमाणु क्वांटम के सरल गुणांकों में ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित करता है। तो ऊर्जा का एक निश्चित मान होता है, उसी निश्चित मान के अनुसार ऊर्जा का अवशोषण होता है या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस तरह से ये मैक्स प्लांक के क्वांटम का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? इसका गणितीय रूप लिखिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार जैसे गतिमान अतिसूक्ष्म कण की स्थिति तथा इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान अतिसूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि हम उसकी स्थिति का भी पता लगा लें, और ये भी संभव नहीं है कि हम उसके संवेग का एक साथ पता लगा लें। यदि एक निश्चितता के साथ निर्धारित कर लिया जाए तो दूसरे के निर्धारण करना अनिश्चित हो जाता है। यदि हम स्थिति देख रहे हैं तो संवेग नहीं देख पाएंगे, संवेग देख रहे हैं तो स्थिति नहीं देख पाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का और इलेक्ट्रॉन की संवेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। और इसका गणितीय रूप ये है, डेल्टा एक्स का मतलब स्थिति हो गया, ये इसका संवेग हो गया, और इसका h/4π से ये इसका मान बड़ा होता है। और यदि हम डेल्टा पी को हटाना चाहते हैं तो ये संवेग को लिखते हैं द्रव्यमान गुणे वेग, तो ये m × डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स का मतलब स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी का मतलब संवेग में अनिश्चितता, और एच का मतलब हो गया प्लांक का स्थिरांक। तो सीधा सीधा है, यदि इलेक्ट्रॉन गतिमान है या इसके जैसे सूक्ष्म कण गतिमान है तो हम उसकी स्थिति का और संवेग का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसे ही हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। अब है आप बाउ का नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार किसी बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में प्रवेश करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में, फिर उपयुक्त ऊर्जा स्तर वाले उच्च ऊर्जा स्तर कक्षा में जाता है। इसे आप बाउ का सिद्धांत कहते हैं। और ये इसका क्रम होता है, उपकोषों के लिए बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम ये है
1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 4s, 4d, 4p, 6x, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के भरने का ऊर्जा क्रम होता है। यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा इसकी होगी। जब इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो फिर इसमें जाएगा, इसमें भर जाएगा तो फिर इसमें जाएगा। इस तरह से एक क्रम होता है। अब इस क्रम को याद करने का तरीका ये है कि इस तरह से हम यहाँ पर लिख दिए हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, इस तरह से लिख लेना है। फिर यहाँ 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, फिर यहाँ 3d, 4d, 5d, 6d, और ये लिख दिया 4f, 5f। इस तरह से लिखने के बाद यदि हम ये तीर लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये पहले किस में जाएगा, 1s में, क्योंकि ये ऊपर से तीर आ रहा है। फिर कहाँ जा रहा है, 2s में। फिर कहाँ जाएगा, ये 2p में। तीर ऊपर से नीचे ऐसे हमको देखना। फिर ये 3s हो गया। फिर यहाँ ऊपर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3p। इसके बाद क्या बचेगा, 4s। फिर इधर ऊपर से चले आएंगे तो 3d, 4p, 5s, और इसी तरह से यहाँ फिर ऊपर से आएंगे तो 5d, 5p, 6s, और ये फिर यहाँ से आएंगे तो पहले 4f भरेगा, फिर 5d भरेगा, फिर 6p भरेगा, फिर 7s भरेगा। इसी तरह से यहाँ 5f भरेगा, फिर 6d भरेगा, फिर 7p भरेगा। तो इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं कि ये इस तरह से कक्षकों को भरा जाएगा। चलिए, पाउली का अपवर्जन नियम का उदाहरण सहित लिखिए, इसकी उपयोगिता भी लिखिए। तो क्या है, किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, एक ही परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, परंतु चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगी। अर्थात किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना भी लिख देंगे, किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर हम हीलियम का लिख लिए हैं, तो हीलियम का परमाणु विन्यास 1s हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के देख लेते हैं, यहाँ से कैसे निकालेंगे। ये 1 है तो n का मान 1 हो गया, यहाँ भी n का मान क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद यहाँ s है तो l का मान क्या होता है, 0, क्योंकि l का मान 0 होता है तब s होता है। इसमें भी l का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या है तो l का मान 0 है, इसलिए m का मान भी 0 होगा। यहाँ l का मान 0 है तो इसमें भी 0 होगा। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो एक बार ऊपरी दिशा का है तो ये +1/2 हो गया। फिर एक बार नीचे का है, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला है तो -1/2 हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें ये वाली क्वांटम संख्या, ये वाली क्वांटम संख्या, ये वाली क्वांटम संख्या समान है, लेकिन ये वाली क्वांटम संख्या ये असमान है। तो यही कहना है पॉली अपवर्जन के नियम का कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। और हो सकता है कि ये 3 क्वांटम संख्याएं समान हो पर चौथी क्वांटम संख्या तो भिन्न अवश्य ही होगी। अब इसका महत्व समझते हैं। परमाणु के विभिन्न मुख्य ऊर्जा स्तरों, उप ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या और विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या की गणना कर सकते हैं इससे। दूसरा है, इस नियम से परमाणु संरचना को काफ़ी स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। चलिए एक बार इसके महत्व को और समझ लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का पता लगाया जा सकता है, यहाँ पर क्वांटम संख्याओं की गणना की जा सकती है और परमाणु की संरचना को भी स्पष्ट किया जा सकता है। इस तरह से इसका महत्व है। अब अगला क्वेश्चन है, हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का उदाहरण सहित समझाइए। तो किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि उपकोष के समस्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है। फिर से देख लीजिए, किसी भी उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि समस्त कोषों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए C6 है तो इसका परमाणु विन्यास हो गया 1s2, 2s2, 2p2। तो यहाँ पर 1s2 की तो ऊर्जा कम है, पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए। इसमें 1s2 की ऊर्जा है तो ये पूरे हो गए। अब ये 2p2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, पहले हमको एक इलेक्ट्रॉन भरना है। जब पूरे एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तब इसमें क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा। जैसे नाइट्रोजन का 7 है तो ये 2p3 है तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद ये ऑक्सीजन है वो 8 है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है p में, तो पहले एक भरेंगे। इसके बाद जब हम यहाँ पर ये पूरा भर जाएगा तब हम जोड़ा बनाना प्रारंभ करेंगे। तो यही है, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि सभी में एक इलेक्ट्रॉन न चले जाएं।
अब अगला प्रश्न है डी ब्रागली की संकल्पना लिखिए, या फिर यहाँ पर आ सकता है कि द्रव्य तरंग का सूत्र स्थापित करिए, या आ सकता है लैम्डा बराबर h बटे p, या फिर कह सकते हैं लैम्डा बराबर h बटे mv सिद्ध करिए। तो इस तरह से इसमें से हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। चलिए, तो डी ब्रागली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण तरंग के गुण को प्रदर्शित करता है, चाहे वो सूक्ष्म कण ही यहाँ लिख देते हैं। चलिए, प्रत्येक गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण को प्रदर्शित करता है, या कह सकते हैं प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग जुड़ी होती है, उसे ही डी ब्रागली तरंग कहते हैं। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो ऊर्जा होती है फोटॉन की E बराबर hν होती है, और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर क्या होती है, mc² होती है। ये भी फोटॉन की ऊर्जा है, ये भी फोटॉन की ऊर्जा है। ये फोटॉन को यहाँ तरंग माना गया है, यहाँ फोटॉन को कण माना गया है। अब दोनों समीकरणों की यहाँ पर हम तुलना करते हैं। तो यहाँ पहले ये दूसरे समीकरण में क्या लिखा है, mc², तो ये हम mc² लिख दिए हैं। फिर यहाँ बराबर करके ये वाला ऊर्जा है ये भी लिख दिए हैं, क्योंकि दोनों ऊर्जा एक ही चीज़ की है, फोटॉन की हैं, इसलिए mc² बराबर क्या हो गया, hν। अब आगे के स्टेप में देखें, mc² लिख दिए। यहाँ न्यू का जो मान होता है तो न्यू बराबर होता है c/λ, तो यहाँ से न्यू हट गया, उसकी जगह पर c/λ कर दिए। अब यहाँ से देखेंगे ये और ये c कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर एक ठो कटा है, एक बचेगा mc/λ बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा का पक्षांतर इधर कर देंगे, mc का पक्षांतर इधर कर देंगे, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, h/mc। अब यदि हम इसके m संहिता वाला या द्रव्यमान वाला कण भी वेग से गतिमान है तो इस सूत्र को इसके हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे। तो यहाँ मॉडिफाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे, जो ऊपर सूत्र है ये लैम्डा बराबर mc h/mc ये वाला सूत्र है। इस सूत्र में देखिए लैम्डा की जगह लैम्डा ही लिख दिए हैं, h की जगह h लिख दिए हैं, यहाँ m की जगह m लिखा है। बस यहाँ c जो प्रकाश की चाल था वहाँ पर ये कण की चाल हो जाएगा, तो यहाँ पर m भी लिख दिए हैं। तो लैम्डा = h/mv। अब यहाँ पर h की जगह h लिखे, जो mv होता है वो p के बराबर होता है। तो लैम्डा का सूत्र ये भी है और ये भी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक सूक्ष्म कण गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है, ये सूक्ष्म कण का तरंग दैर्ध्य है। तो स्पष्ट है किसी गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग पर निर्भर करता है, ये संवेग पर निर्भर करता है, संवेग के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के प्रमुख गुण लिखिए। तो चलिए इलेक्ट्रॉन के गुण को देखते हैं। सभी गैसों में ऋणावेश युक्त कण उपस्थित हैं जो विसर्जन नली में 10⁻⁴ वायुमंडलीय दाब पर गैस पर उच्च वोल्टता पर कैथोड किरणें उत्पन्न करते हैं या कैथोड से उत्पन्न होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ज़रूरी है कि ये कैसा होता है, ऋणावेश होता है। दूसरा, विसर्जन नलिका में दाब कितना होना चाहिए, ये लगभग 10⁻⁴ वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। उस पदार्थ की अवस्था कैसी होनी चाहिए, गैस होना चाहिए। वोल्टता कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं कहाँ से, कैथोड से। इसके बाद इलेक्ट्रॉन को इस संकेत से दर्शाते हैं, यहाँ पर -1 नीचे लिख देते हैं, ये ऊपर लिख देते हैं, या ये इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837वां भाग होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, और यदि किलोग्राम में लिखेंगे तो 10⁻31 किलोग्राम। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ें याद करना है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना होता है, 1837वां भाग, और इसका सही द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻28 ये ग्राम में होता है, और 10⁻31 कर देंगे तो किस में हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा, और इसके आवेश का मान इतना होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, समस्थानिक तथा समभारिक में अंतर लिखिए। तो चलिए समस्थानिक और समभारिक को समझते हैं। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न है समस्थानिक कहलाते हैं।
तो इसमें ध्यान रखना है परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए और परमाणु भार कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। इसके बाद संभारिक की बात करते हैं, तो जिनके परमाणु भार समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। इसमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। इसमें रासायनिक गुणों में समानता होती है और संभारिक में रासायनिक गुणों की समानता नहीं होती है। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक में, और यहाँ बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है संभारिक में, ये समस्थानिक है। अब बोर परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिगृहीत लिखिए, बिंदु लिखिए। चलिए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन स्थायी कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है और इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो ये समझ लीजिए, यदि नाभिक है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ये वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, ये कक्षा स्थायी होगी, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो इसको इस तरह से सिंपल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अब दूसरा है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का सरल गुणांक होता है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं ये कक्षा है तो इसका कोणीय संवेग कितना होगा, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पर देखिए कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr और ये हो गया nh/2π। n का मतलब बोलता है कि पूर्ण गुणज हो, माने पूर्ण संख्या हो, तो 1 2 3। तो इस तरह से ये सूत्र होता है mvr बराबर nh/2π। ये दूसरा है। तो दूसरा यही है कि केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तीसरा, इसको तीसरा देख लेते हैं। अब इसका तीसरा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सामान्यतः अपनी ऊर्जा के अनुरूप वाली कक्षा में ही चक्कर लगाता है, किंतु जब वह बाहर से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है तो यह कूद करके उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है, जहां ये 10-8 सेकेंड तक ठहरकर तुरंत निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आ जाता है। वापस लौटते समय इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये hν बराबर जो होता है इसकी ऊर्जा EI माइनस EF। EF का मतलब E प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। तो क्वेश्चन ये सीधा सीधा ये है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर ये कक्षा है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की यदि ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन ये ऊपर की कक्षा में कूद जाएगा, और जब ऊपर की कक्षा में कूदेगा तो यहाँ पर कितना देर तक रहेगा, 10⁻⁸ सेकेंड का, और फिर ये लौट करके अपनी कक्षा में जब आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है, कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिए। तो चलिए कक्ष समझते हैं क्या है। नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में जिस पर इलेक्ट्रॉन गमन करता है कक्ष कहलाता है, और नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अधिकतम होती है उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। सभी कक्ष वृत्ताकार होते हैं। यहाँ S कक्षक के अलावा विभिन्न कक्षकों का आकार अलग अलग होता है। S कक्षक गोलाकार होता है जबकि P कक्षक डंबलाकार होता है। इस तरह से अलग अलग आकार के कक्षक होते हैं। कक्ष अदिशात्मक होते हैं, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, केवल वृत्ताकार होते हैं। S कक्ष को छोड़कर सभी दिशात्मक होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की द्विमीय गति को दर्शाता है, यह इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को दर्शाता है। कोश के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। अगला है n+l का नियम क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन n+l नियम के अनुसार भरते हैं, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है, l दिगंशी क्वांटम संख्या है। इस नियम के अनुसार नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होता है।
चलिए यहाँ पर देखते हैं, अभी हम 2s और 2p का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखते हैं 2 लिखा है तो n का मान 2 हो गया, और s लिखा है तो इसका मान l का मान 0 हो गया। तो यहाँ 2 + 0 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से अब 2p के लिए देखते हैं, तो यहाँ n का मान 2 है और p के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसमें n + n का मान ये वाला है, कम है यस वाला, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करेगा, 2s में प्रवेश करेगा। अब दूसरी कंडीशन है, यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n + l का मान समान हो तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान न्यूनतम होता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम 4p निकालते हैं। तो 4p में n का मान कितना है, यहाँ 4 है और p है तो इसका मान हो गया 1। तो कुल मिला के कितना आ गया, इसका n + n का मान हो गया 5। ये n है और यहाँ पर ये क्या है, l है। दूसरा यहाँ पर हम निकालते हैं इसके लिए 3d के लिए, तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और l का मान कितना हो गया, l का मान d के लिए 2 होता है, तो ये भी कितना हो गया, 5 हो गया। अब जब दोनों में n + l का मान 5 आएगा, इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, तो किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब हम ये आगे वाली संख्या देंगे, मुख्य क्वांटम संख्या। तो पहले 3d भरेगा और उसके बाद क्या भरेगा, 4p भरेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में जाता है जिसके लिए n + l का मान कम हो, और या फिर बराबर होने पर जिसमें n का मान कम हो उसमें प्रवेश करेगा। यही n + l का नियम होता है। अगला प्रश्न है, बोर सिद्धांत के मुख्य दोष क्या हैं। तो बोर सिद्धांत के मुख्य दोष को समझ लीजिए। बोर के सिद्धांत के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये केवल उन्हीं के लिए सत्य होता है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन होता है। दूसरा, बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का वृत्ताकार माना गया है, जबकि कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार भी होती हैं। ये एक कमी है उसमें। यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को व्याख्या नहीं करता है। हाइजेनबर्ग कहता है कि एक ही समय में हम उसके इलेक्ट्रॉन की स्थिति का और संवेग का पता नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये नहीं बताया गया है। यह इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में तरंग गुण भी होता है, कण भी गुण भी होता है, पर क्यों होता है ये सारी चीज़ों का पता नहीं लगाया जा सकता है। यही इसके क्या है, कमियां हैं या दोष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, समझाइए। तो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं की सहायता ली जाती है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से दर्शाते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या, इसे l से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे m से दर्शाते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या इसमें s से दर्शाते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। अब इसमें हम चारों का वर्णन देखते हैं। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से दर्शाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश को प्रदर्शित करती है। ये इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, इसकी सहायता से नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के अभ्र के प्रभावी आयतन का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य रूप से किसको प्रदर्शित करती है, कोश को प्रदर्शित करती है। अब आते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, इसे L से प्रदर्शित करते हैं। यह उपकोशों को प्रदर्शित करता है। जो मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करता था, कोश को, ये किसको प्रदर्शित करता है, उस उपकोश को। इससे इलेक्ट्रॉन का हमको कोणीय संवेग पता चलता है, उपकोशों की आकृति पता चलती है, किसी कोश में उपस्थित उपकोशों की संख्या का निर्धारण किया जाता है, और ये जो L का मान है वो मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ L का मान जो है, L के मान जो है मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करते हैं। इसको देखते हैं। तो इसके मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करते हैं। L के लिए अधिक से अधिक 4 मान होते हैं, 0, 1, 2, 3। तो जो 0 होता है, यदि 0 मान आए तो वो S उपकोश को दर्शाता है, 1 मान आए तो ये P को बताता है, 2 मान आए तो ये D को बताता है, और जो 3 होता है वो 4
को बताता है, माने एफ कोष को बताता है। इस तरह से इसके केवल इतने ही मान संभव हैं, 0, 1, 2, 3, 4 मान से ज़्यादा इसके मान नहीं होते। इतने में सभी जो है इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की। तो इसे m से दर्शाते हैं। यह परमाणु स्पेक्ट्रम के स्रोत को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विघटन अथवा जीवन प्रभाव को दर्शाते हैं। इसे जीवन प्रभाव भी कहते हैं जब ये चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय रेखाओं के विघटन को दर्शाता है। तो यह कक्षा में उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या को दर्शाता है। किसी L के लिए m का मान -L से +L तक होता है। जैसे देखिए L बराबर यदि 0 है तो m का मान 0 है, L बराबर 1 है तो ये +1 से कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा। यदि L बराबर 2 है तो ये -2 से कहाँ तक जाएगा, +2 तक जाएगा। L बराबर 3 है तो -3 से ये कहाँ तक जाएगा, +3 तक। अब इतने ही मान होते हैं। अब इसके साथ साथ यदि m के संपूर्ण मानों को इससे ज्ञात कर सकते हैं। यदि L का मान यहाँ पर रख देंगे तो +1 होता है। जैसे यहाँ L का मान यदि 1 है तो यहाँ 2 × 1 तो 2 1 कम 2 और 3, ये इस तरह से यहाँ पर 3 मान आते हैं। यदि 2 मान होंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 मान आ जाएंगे। यदि 3 होंगे तो 3 दूनी 6, 1 7 मान हो जाएंगे। इस तरह से ये चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम दर्शाते हैं यहाँ। अब हम चौथे में चलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या को समझते हैं। इसे S से दर्शाते हैं, ये S है, इसे S से दर्शाते हैं। यह कोणीय संवेग या स्पिन ऊर्जा को व्यक्त करने वाले चक्रण क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। इसमें यश के 2 मान होते हैं, एक होता है +1/2 और एक होता है -1/2। जो दक्षिणावर्त घूमता है उसको प्लस में लेते हैं, जो वामावर्त घूर्णन करता है उसको -1/2 लेते हैं। तो इस तरह से ये मान होते हैं। थैंक यू। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप के इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट होगी, उसको टच करके आप इस वीडियो को और बाकी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।